हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट समावेशी शिक्षा हो जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब तो एक ही बार करना रहता है और लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं, ये तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कल हमने कुछ क्वेश्चंस यानी 2 क्वेश्चन आपसे किए थे बुद्धि लब्धि से लेकर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, और जो बहुकारक सिद्धांत हो जाता है ये किसने दिया था। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो एकल सिद्धांत था वो किसने दिया। तो ये विनय महोदय ने दिया था कि इन्होंने बताया कि बुद्धि एक तरह की होती है। तो इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा नहीं है, बुद्धि एक जैसी हो ही नहीं सकती। कोई देखिए बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत देर में सीखता है, तो यानी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। फिर उसके बाद जो स्पीयरमैन महोदय हैं, इन्होंने कहा कि बुद्धि 2 तरह की होती है। ठीक है भाई, 2 तरह की मान ली गई। उसके बाद इन्होंने ही कहा कि बुद्धि 2 तरह की ना होकर बुद्धि 3 तरह की होती है। चलिए भाई, ये भी सही है। फिर उसके बाद जो थॉर्नडाइक महोदय, इन्होंने कहा बुद्धि बहुत तरह की होती है, और वो ये चीज सही भी है। क्यों? क्योंकि देखिए वही चीज जो अभी हमने डिस्कस किया कि बुद्धि एक तरह की हो ही नहीं सकती। किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर में समझ में आता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई प्रतिभाशाली बुद्धि का होता है, कोई प्रखर बुद्धि का होता है, तो कोई मंद बुद्धि का होता है। तो इस तरह से आप लोगों को जो हमने आपसे जो क्वेश्चन किए थे उसका आंसर आपको मिल गया होगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, अच्छा लगा, लेकिन सभी लोगों को कमेंट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर बनती है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक आज का हो जाता है प्रतिभाशाली बच्चे। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं। जिनका IQ लेवल यानी बुद्धि लब्धि होती है 140। कुछ लोगों की 140 प्लस भी होती है, कुछ लोगों की 180 तक देखने को मिल जाती है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ऐसे बच्चे क्लास में आगे होते हैं। सबसे कहते नहीं, क्लास में कुछ बच्चे पीछे बैठते हैं, कुछ आगे बैठते हैं, कुछ बीच में बैठते हैं। वो भले टाइम से पहुंच जाए, टाइम से पहले पहुंच जाए, लेकिन बैठेंगे वो पीछे ही, है ना। और कुछ बच्चे वो देर में भी पहुंचेंगे तो नहीं मैम, हमको यहीं पे बैठना है, ये हमारी सीट है, मतलब उनको आगे ही बैठना है, उनको चीजों को सीखना है। तो यानी क्लास में 30 से 35 बच्चे होते हैं, उसमें कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंदबुद्धि भी होते हैं, कुछ सामान्य भी होते हैं। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनका IQ लेवल 140 प्लस हो जाता है। ऐसे बच्चों को चीजें जल्दी से समझ में आती हैं, कोई भी चीज उनको बताई जाए, हिंट की जाए तो वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। अगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि सामान्य बच्चे का IQ लेवल कितना होता है, तो 90 से 110 भी देखने को मिलता है, क्योंकि कई लोगों ने अपने अपने मत रखे। तो किसी ने 90 से 110 माना, किसी ने 90 से 105 माना। तो जैसा आपके पास ऑप्शन हो, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक राइट होता है, तो वो आपको चूज करना रहता है। तो आप लोग इस तरह से अच्छे ढंग से सही से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। क्योंकि देखिए बहुविकल्पी में तो अगर आपने एक टिक किया तो अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। लघुत्तरी में ये हो जाता है, आपने और चीजें लिखी तो अगर एक पॉइंट आपका गलत भी हो गया तो ऐसा नहीं कि पूरे नंबर काट लिए जाते हैं, लेकिन बहुविकल्पी और अधिलघु में तो यही होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि जो आपका हो जाता है, तो इस पे तो हम रोज ही डिस्कस करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि क्या होता है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बुद्धि लब्धि जो हो जाती है यानी IQ जो आपका हो जाता है, तो उसमें बराबर बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु और आपका क्या हो जाता है, वास्तविक आयु गुणे 100 हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणे 100 हो जाता है। तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र हो जाता है। ठीक है ना, तो आपने यहाँ तक समझ लिया। उसके बाद देख लेते
शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को समान शिक्षा देना, यानी कौन लड़की है या कौन लड़का है इसमें भेद ना करके, कौन अमीरी से आया यानी अमीर तबके से आया, कौन गरीब तबके से आया, इसमें भी भेदभाव नहीं करके, यानी कोई भी भेदभाव हम नहीं करेंगे, एक ही छत के नीचे एक जैसी शिक्षा देंगे तो उसको क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा कहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी समावेशी शिक्षा हो जाती है। उसके बाद परामर्श हो जाता है। परामर्श का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, जिसको उस चीज की नॉलेज होगी आप उसके पास जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको परामर्श देगा, मतलब राय देगा, है ना। तो ये नहीं है कि राय देने वाला खुद से वो वर्क करता है, राय देने वाला आपको राय देता है और आपको वर्क खुद से ही करना रहता है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि ये नोट्स आप बनाएं, इसको आप मेंटेन करें, आप इस सीरीज को पढ़े, आप इन क्वेश्चंस को पढ़े, तो मैंने नहीं पढ़ा, आपको वो पढ़ना है, क्योंकि मुझे नॉलेज है कि मैं बता रही हूँ कि आपको ये वर्क करना है, मगर करना तो भाई वो आप ही को पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाता है। उसके बाद दृष्टि बाधिता। तो दृष्टि बाधिता क्या होती है, जो आंखों में जो प्रॉब्लम होती है वो दृष्टि बाधिता होती है। कुछ में क्या होता है कि कम दिखाई देता है ना, कुछ को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, तो ये दृष्टि बाधिता होती है। और इसको पहचाने के कैसे, जैसे आंखों से क्या आंसू टाइप के निकलते रहते हैं, आंखें लाल रहती हैं और इसमें दर्द रहता है, तो ये सब चीजें क्या होती है इसके अंतर्गत आती हैं। और जो बच्चे जैसे कि कम देख पाते हैं तो उनका क्या होता है, पहले हम समझते हैं, बच्चों को जानते हैं कि हाँ इनमें कुछ प्रॉब्लम है, और जब वो प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं फिर उसके बाद उपचार करते हैं, जो कि हमने डिस्कस भी किया था। निदानात्मक और उपचारात्मक क्या होता है। निदान का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर पहले जांच करता है, फिर बताता है कि आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है, इस चीज की कमी है, खून की कमी है या और भी कोई भी कमी है। तो उसने क्या किया, डायग्नोस्ट किया, यानी उसने चेक किया और हमारे में जो प्रॉब्लम है उसको बताया। उसके बाद उसने क्या किया, मेडिसिन दी, तो ये उसने उपचार किया। डायरेक्ट आप जाएंगे और डायरेक्ट वो आपको मेडिसिन तो नहीं दे देगा, पहले वो चेक करेगा। तो ये हो जाता है यहाँ पे। चलिए उपचारात्मक और निदानात्मक के बारे में भी समझ लिया। उसके बाद अपवंचित बालक कौन हो जाते हैं। तो अपवंचित बालक वो हो जाते हैं जिनको क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो चीज नहीं मिल पाती है जो वो उसकी इच्छा रखते होते हैं। जैसे क्या होता है, कुछ लोगों के परिवार में बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, उनको जैसे आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ जाता है कि आर्थिक स्थिति का मतलब जो चीजें उनकी जरूरत की है वो उनको नहीं मिल पाती हैं, तो बच्चा क्या है उससे अपवंचित होता है, वो चीज उसको नहीं मिल पा रही है। और जबकि क्या है, बच्चा अगर सही ढंग से चल रहा है तभी तो चलेगा जब उसको हर एक चीज मिल रही है ना। जैसे भाई खाने की जरूरत है तो उसको टाइम पे खाना मिल रहा है, कपड़े की जरूरत है तो उसको टाइम पे कपड़ा मिल रहा है, किताबों की जरूरत है तो उसे किताबें मिल रही है, पेन की जरूरत है तो उसे पेन मिल रहे हैं, दवा की जरूरत है तो उसे दवा मिल रही है। तो बच्चे वो क्या हो जाते हैं, तब वो अपवंचित बालक नहीं रह जाते हैं। और बच्चों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर बच्चे क्या होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उनकी जरूरत का सामान उनको नहीं मिलेगा, फिर वो कहीं ना कहीं से तो उसको मुहैया करेंगे, और जब मुहैया करेंगे, मुहैया का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं से तो वो प्राप्त करेंगे ना। तो जब वो प्राप्त करेंगे तो हो सकता है वो कोई गलत काम करके उसको प्राप्त कर रहे हो, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत होती है। उसके बाद हो जाता है आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है? डिसकैलकुलिया का मतलब ये होता है जैसे कैलकुलेशन, यानी आपको मैथ में प्रॉब्लम है, गणित में प्रॉब्लम है, तो डिसकैलकुलिया अगर कहीं पे आपका जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिसकैलकुलिया क्या होता है, वहां पे ऑप्शन दी और एक गणित में प्रॉब्लम, तो आप उस पर टिक करेंगे। वैसे अगर अति लघु में या लघु में आ गया तो आप लिख लेंगे, ठीक है। बाकी ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस वो विकल्पी में आते हैं। तो डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, नाम से ही पता चल रहा है। डिसग्राफिया, ग्राफिया जैसे आप लिख कर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, लिख कर आप ग्राफ बनाते हैं, तो डिसग्राफिया लिखने में। डिसलेक्सिया यानी पठन क्षमता में विकार होता है, जब पढ़ने में हमको प्रॉब्लम होती है तो वो डिसलेक्सिया होता है। डिसग्राफिया जब लिखने में प्रॉब्लम होती है, डिसकैलकुलिया जब मैथ में प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद विशिष्ट बालक। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, विशिष्टता। जैसे जरूरी नहीं है कि
अच्छी है वही विशिष्ट में आती है। भाई कोई इंसान गोरा है वो अपनी विशेषता के लिए फेमस है, कोई काला है वो अपनी विशेषता के लिए फेमस है, कोई मोटा है वो अपनी विशेषता है उसमें, कोई पतला है वो अपनी विशेषता है, कोई अमीर है वो उसकी विशेषता है, कोई गरीब है वो उसकी विशेषता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल आपको दिया। तो इसी तरह से ये आप कह सकते हो कि या तो सामान्य से ऊपर के बच्चे वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं, या सामान्य से जो नीचे होते हैं वो विशिष्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये इनकी विशेषता है कि ये प्रतिभाशाली बच्चे, इनको जल्दी समझ में आ जाता है। और जो सामान्य से नीचे है वो उनकी विशेषता है क्योंकि उनको देर में समझ में आता है, यानी विशिष्ट बालकों में वो आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं बाल अपराध। अब बाल अपराध, अब अपवंचित बालक में थोड़ा सा क्या होता है, मिलाप होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज से बच्चा वंचित रहेगा, किसी चीज उसको प्रोवाइड नहीं कोई चीज होगी, तो वो क्या होगा, बाल अपराध में वो जाएगा, क्योंकि वो चोरी करना भी सीख जाएगा, झूठ बोलना भी सीख जाएगा, है ना। क्योंकि जब उसको चीजें मिल नहीं रही है और उसको चाहिए, वो चीज चाहिए क्या भाई, मनुष्य ने जन्म लिया, उसको हर एक चीज की नीड होती है, जरूरत होती है, और अगर वही चीज उसको नहीं मिल रही है तो बच्चा क्या होगा, बच्चा बाल अपराध की श्रेणी में वो आ जाएगा, वो अपराध करने लगेगा। तो इसलिए क्या है, हमें बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरतें हैं वो तो पूरी ही करनी चाहिए, प्लस टाइम टाइम पे ये भी पूछना चाहिए कि तुम्हें और क्या चीजों की जरूरत है ना। जब हम उससे पूछेंगे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि बच्चे को सब कुछ तो मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, अच्छे से रह भी रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं हम समझ पाते और भी किसी चीज की उसको नीड होगी। भाई कोई ऐसा मटेरियल जो उसको खेलने में मदद करता है, कुछ जो उसको शौक है किसी चीज का, तो उस चीज, तो वो भी चीजें हमें टाइम टाइम पे बच्चों से पूछनी चाहिए कि क्या तुम्हें इस चीज की जरूरत है, या अच्छा आज तुम नाराज हो, या आज तुम अच्छे से बोल नहीं गए हो, तो क्या तुमको ये चीज की जरूरत है। तो बच्चा क्या होगा, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, वो जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपसे शेयर करेगा, और जब गलत रास्ते पे जाएगा ना तो वो गलत नहीं होगा, है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा प्यार देना या बच्चों को जरूरतें ज्यादा पूरी करना तो बच्चा भी करता है, नहीं, ये आपकी गलत सोच है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अपराध की तरफ जाएगा। जब उसको जरूरतें उसकी पूरी नहीं होगी और आप भी उससे पूछते नहीं है, तो बच्चा क्या होगा, अपराध की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। तो ये हो जाता है बाल अपराध। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास पहुंच जाएगी, और विदाउट सब्सक्राइब के आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर का, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए अथवा निर्देशन प्रदान करने की विधियां बताएं। तो निर्देशन प्रदान करने की 5 विधियां हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती है? तो व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा, और हो जाती है अनुवर्तन सेवा, ये हो जाती हैं। उसके बाद प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? तो प्रतिभाशाली बच्चे आप जानते हैं कि जिनका आईक्यू लेवल कितना होता है, 140 से भी अधिक होता है, उनको कहते हैं। तो देख लेते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, ठीक है ना। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो बुद्धि लब्धि बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कॉल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? तो समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा अलग है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। निर्देशन के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो स्कूल में समायोजन में सहायता करना निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करने में सहायता देना। परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो परामर्श डॉक्टर ज्वाल के अनुसार
परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, निर्देशन एवं परामर्श में दो प्रमुख अंतर लिखिए। तो निर्देशन एवं परामर्श में दो प्रमुख अंतर हैं। निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि परामर्श एक समय एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। निर्देशन में व्यक्ति की समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। क्वेश्चन है, मध्यम रूप में दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है? तो मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के नेत्रों के देखने की क्षमता 20/70 से 20/200 होती है, यहाँ तक होती है। अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। तो विकृत नितंब, पाँव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, मेरुरज्जा का वक्र होना। असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? तो अनाथ, श्रमिक, निर्धन आदि बच्चे आते हैं। अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है? तो अपवंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें वे सुविधाएं ना मिल रही हों जो उन्हें मिलनी चाहिए, अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हों। उदाहरणार्थ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक तथा भाषा, धर्म, जाति तथा क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित छात्र इसी श्रेणी में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि यह बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सकेंगे। दृष्टिबाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है। 6 विभिन्न उभरे हुए संकेतों के माध्यम से ये लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों की अनामिका के अग्रभाग से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। तो कितने बिंदु होते हैं? तो 6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेतों के माध्यम से। ठीक है। धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण है? तो धीमी गति से सीखने के कारण इन बालकों की मानसिक योग्यता औसत से काफ़ी कम होती है। ऐसे बालकों में विभिन्न मानसिक शक्तियों की भी न्यूनता होती है। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार लिखिए। तो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया हो जाता है विद्यालय। और यहाँ पे देखिए, ये पहले क्वेश्चन कर लें, उसके बाद पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो संशोधनात्मक और निरोधात्मक हो जाते हैं। विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र बताएं। तो विद्यालय पर्यवेक्षण क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इनमें विद्यालय का प्रबंधन, भवन तथा कक्षा कक्षों संबंधी मानक, खेल का मैदान का आकार, छात्रों की संख्या एवं कोर्स के अनुसार कक्षा कक्षों की संख्या, प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं की स्थिति, शिक्षक एवं छात्र अनुपात आदि शामिल होते हैं। डाइट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षणों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देशन देना, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई सुझाव दीजिए। 2 सुझाव के बारे में पूछ रहे हैं। तो निरीक्षण सतत होना चाहिए। निरीक्षण केवल बाह्य रूप में न हो बल्कि आंतरिक स्थिति का भी होना चाहिए। विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बताएं। तो विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता यह है कि कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते। ये बालक प्रतिभावान भी होते हैं तथा मंदबुद्धि भी होते हैं। विशिष्ट बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं: भिन्नता, विचलन, आयाम, नियमन, शिक्षण। सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं 2 परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं: शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक, अशाब्दिक। यानी ये शाब्दिक अलग है, अशाब्दिक अलग है, और शाब्दिक अशाब्दिक ये अलग हो जाता है। तो 3 प्रकार हो जाते हैं: असमान यानी समान सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण। शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण हो जाते हैं: निम्न सामान्य बुद्धि, परिवार का वातावरण, ये हो जाता है। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? तो समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है। जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक ये हो जाते हैं। और बाल अपराध रोकने हेतु 2 प्रमुख उपाय बताएं। तो घर, विद्यालय एवं समाज में बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपराधियों की संगत से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध रोकने के लिए आवश्यक है। अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं।
क्वेश्चन है, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति इन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। ठीक है ना। तो आपको पता हो गया कि जो आपका निर्देशन हो जाता है वो क्या होता है कि भाई आपसे हमने कोई क्वेश्चन किया कि भाई हमको कोई दिक्कत है, तो आप उसका सलूशन हमें बताएंगे, ना कि करेंगे। ठीक है, पढ़ाई हमको करनी है, जैसे हमको देना है एग्जाम। मान लीजिए आज हम स्टूडेंट हैं और आप शिक्षक हो। ठीक है, आपसे हमने पूछा हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो आपने हमें बताया, ना कि आपने खुद से पढ़ा है। तो यानी क्या है, जो निर्देशन देता है वो बताता है, लेकिन करना किसे होता है, तो हमें खुद से करना होता है। अपवंचन क्या है? तो अपवंचन वो स्थिति है जब कोई व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती, वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है। एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कैसे करेगा? तो दृष्टिबाधित बच्चे या तो दृष्टि खो चुके होते हैं या उनकी आंखों से लगातार पानी बहता है और वे अपनी आंखें बार बार मलते हैं। इनकी आंखों में लालिमा होती है तथा आंखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है। इन लक्षणों के आधार पर दृष्टिबाधक बच्चों को अध्यापक पहचान सकता है। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? तो समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो या तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं और औसत बालकों से अलग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। या परिभाषा किसने दी है? तो क्रो ने उपयुक्त परिभाषा लिखी है। शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांटा गया है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आंशिक रूप से अक्षम बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को 4 भागों में बांटा गया है। दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष, अस्थि बाधित। निर्देशन एवं परामर्श दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। या कथन किसका है? तो हम्फ्री एवं ड्रेक्सलर का हो जाता है। डाइट के 2 विभागों के नाम लिखिए। तो डाइट के 2 विभाग हो जाते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, नियोजन तथा प्रबंधन विभाग, ये हो जाते हैं। परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। तो एम्बिसन के अनुसार परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क के उन सभी स्थितियों का समावेश करता है। इसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। तो यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, सभी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता ही बनता है, और अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।